ऑलराइट, रिकॉर्डिंग हैज जस्ट स्टार्टेड। काफी जल्दी हो गई। बाय द वे, आपके यहाँ पे आई थिंक बारिश गिर रही है ना फिलहाल हिमाचल में? यस सर। और थोड़ा ठंड का भी माहौल हो गया होगा आई गेस फिलहाल आपके यहाँ पे यस अक्टूबर में। सर स्नो भी पड़ गई है। अच्छा, रंजना आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से? सर चंबा। अरे वहां पे तो होगी वहां पे तो बिल्कुल माहौल बन गया होगा ठंड का भी। ऑलराइट, ठीक है, कोई नहीं, चलिए पढ़ाई करते हैं, थोड़ा टिश्यू इश्यू समझते हैं। ऑलराइट, सो दो मिनट रुकेगा, आपको यहाँ पे आपकी स्लाइड दिख जाएगी। हाँ जी, क्या आप सबको यहाँ पे स्लाइड दिख रही है? यस सर। चलो बढ़िया है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम लोग बोन से। कल तक के क्लास हमने कार्टिलेज कर लिया था, बोन को एक बार रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हम बोन्स की बात करते हैं, आप जानते हो कि यार बोन्स हार्ड होते हैं, राइट? यू फाइंड बोन्स आर वेरी हार्ड। तो ये हार्ड होते क्यों है? तो याद रखना, इनके अंदर आपको मिलता क्या है? इनके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में आपको मिलेगा देखने के लिए, बोन्स के मैट्रिक्स में आपको मिलता है देखने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट। जो लोग क्लास में नए हैं वो इतना याद रख सकते हैं कि आपकी जो बोन होती है उसके अंदर आपको ये सब चीजें देखने के लिए आपको मिलती है। सो बोन के अंदर आपको ये सब चीजें मिलती है देखने के लिए। यू गेट टू सी अ कैल्शियम कार्बोनेट, यू गेट टू सी अ कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट, और इन सबके डिपोजिशन की वजह से आपकी बोन्स होती है स्ट्रॉन्ग, ठीक है? इसके अलावा बोन्स के अंदर आपको बोन फॉर्मिंग सेल मिलते हैं जिनका काम होता है यहाँ, जिनका नाम होता है यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट। सो ऑस्टियोब्लास्ट जो आपके यहाँ पे है, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ बोन फॉर्मिंग सेल। सो दे आर माय बोन फॉर्मिंग सेल, जो आपको बोन्स के अंदर आपको मिल जाएंगे, राइट? हम जानते हैं कि बोन्स का कलेक्टिव रोल क्या होता है। ये सपोर्ट और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, एक ये बात याद रखनी है। ये आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, कई सारे वाइटल ऑर्गन्स हो गया, आपका ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, इनको ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं। उसके साथ साथ आपके बोन्स ब्लड सेल फॉर्मेशन में आपकी मदद करते हैं। आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सारे ब्लड सेल्स आपके बोन में ही बनाए जाते हैं या बोन से ही बन के आते हैं। तो इतनी स्टोरी हमने कल देखी थी, इतनी स्टोरी आपको रखनी है यहाँ पे याद। देन यहाँ पे आपके सामने एक बोन का हमने पिक्चर बना के रखा था जस्ट टू शो यू कि बोन मैरो कहाँ पे होता है। सो यू हैव अ रेड बोन मैरो एंड यू हैव अ रेड बोन मैरो एट द बॉटम एज वेल। तो कॉर्नर पे टिप के ऊपर आपको मिलेगा रेड बोन मैरो और बीच में आपको मिलता है देखने के लिए आपका येलो बोन मैरो। याद रखना, जब भी हम बोन मैरो की बात करते हैं, इनका काम होता है ब्लड सेल बनाना। अब रेड और येलो बोन मैरो में से जो आपका एक्टिवली ब्लड सेल बनाता है वो आपका होता है रेड बोन मैरो। याद रखना, रेड बोन मैरो आपका एक्टिवली ब्लड सेल आपको बना के देगा। येलो बोन मैरो आपका जनरली आपको रेड सेल ब्लड सेल बना के आपको नहीं देता, लेकिन जब आपको रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल समझो एक इमरजेंसी हो गई, तो इमरजेंसी के अंदर आपका येलो बोन मैरो कन्वर्ट हो जाता है रेड बोन मैरो के अंदर। ये बात याद रखना कि आपका जो येलो बोन मैरो है वो आपका रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आपका ब्लड सेल आपको बना के देगा। तो ये चीज आपको रखनी है याद। अगर आपसे कोई पूछता है कि बोन मैरो कहाँ मिलेगा, तो दो बोन का पहले आप नाम यहाँ पे याद रख सकते हो। यू कैन हैव अ एक्सक्यूज मी, यू कैन हैव अ ह्यूमरस। ह्यूमरस मतलब आपकी जो आर्म बोन होती है, वहां पे आपको बोन मैरो मिल सकता है। उसके साथ साथ इवन फीमर बोन, आपकी जो थाई बोन होती है, वहां पे भी आपको बोन मैरो देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो ये दो लोकेशन याद रखना है जहाँ पे आपको बोन मैरो मिलता है। इसके अलावा भी और भी लोकेशन होती है, रिब्स होती है, आपके वर्टेब्रा के अंदर आपको मिलता है, बट ये दो मेन लोकेशन आप याद रखना, इनके अंदर आपको बोन मैरो काफी अच्छे अमाउंट में आपको मिलता है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। इतनी बात याद रखना। बोन मैरो की जब भी बात होगी तो ये आपके ब्लड सेल बनाने में आपकी मदद करते हैं। दे आर नोन टू फॉर्म द ब्लड सेल, प्लीज ये बात भूलना मत। दे आर गोइंग टू फॉर्म द, दे आर नोन टू फॉर्म ब्लड सेल्स। ये बात आपने रखनी है यहाँ पे याद। चलिए अब इस पिक्चर को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अगर मैं बोन को कट करके अगर आपको दिखाऊं तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा देखने के लिए। समथिंग लाइक दिस विल गेट टू सी विद इन द बोन्स। अब यहाँ पे कुछ चीजें लेबलिंग की हुई है, हमें बस एक दो चीजों के ऊपर यहाँ पे ध्यान देना है।
पहली चीज आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए हार्वेशन कैनाल। तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि यहाँ पे लेबल किया हुआ है उन्होंने, हार्वेशियन कैनाल। हार्वेशियन कैनाल, तो अगर आप बोन को कट करते हो और उसे ऑब्जर्व करते हो तो आपको ऐसे हार्वेशियन कैनाल देखने के लिए मिल जाएगा। क्या है हार्वेशियन कैनाल? ये जो सर्कल बीच में बना के रखा हुआ है, दिस इज माय हार्वेशियन कैनाल। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये हार्वेशियन कैनाल का काम क्या होता है? तो याद रखना, इसके थ्रू ब्लड सप्लाई आप करते हो बोन्स तक। इसके थ्रू ब्लड सप्लाई आप करते हो बोन्स तक। तो याद रखना, हार्वेशियन कैनाल के थ्रू ब्लड वेसल्स, हार्वेशियन कैनाल के थ्रू ब्लड वेसल्स रीच अप टू द बोन, रीच अप टू द बोन। तो ये बात याद रखना, ये बात आपने क्लियर कट दिमाग में याद रखनी है कि इस कैनाल के थ्रू आपके ब्लड वेसल्स आपके बोन्स तक पहुंचाए जाते हैं। अगर आप और थोड़ा याद रख सकते हो तो एक और चीज आप यहाँ पे याद रख लो कि हार्वेशियन कैनाल के थ्रू आपकी दो ब्लड कैपिलरीज, सो दो ब्लड कैपिलरीज आपकी वहां पे जाती है। सो दो ब्लड कैपिलरीज आपकी पहुंचाई जाती है बोन्स तक, राइट। उसके साथ साथ एक नर्व भी आपका पहुंचाया जाता है बोन तक। सो वन नर्व एंड टू ब्लड कैपिलरीज रीच इनटू द बोन्स, बोन्स तक पहुंचती है वाया हार्वेशियन कैनाल। याद रखना, आपके बोन्स को भी नरिशमेंट चाहिए होता है और वो तभी होगा जब ब्लड सप्लाई वहां पे जाएगा। आपके बोन्स को भी नरिशमेंट तभी मिलेगा जब ब्लड सप्लाई वहां पे जा रहा होगा। तो याद रखना, टू ब्लड कैपिलरीज एंड वन नर्व रीच अप टू द बोन, ये आपके बोन्स तक आपके पहुंचाए जाते हैं। तो एक ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद। उसके अलावा अगर आप पिक्चर पे देखते हो तो आपको ये स्टार 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 वाले जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ वन ओवर हियर। ये जो स्टार वाले आपको ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे आपको बने हुए आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इनको हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि ये मेरे यहाँ पे क्या है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये भी एक कैविटी ही है, ये भी आपकी एक कैविटी है और इस कैविटी को भी हम यहाँ पे लैक्यूना ही बोलेंगे। सो दिस कैविटी ओवर हियर कैन बी कॉल्ड एज माय लैक्यूने। तो दिस कैविटी जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, यू कॉल मतलब लैक्यूने। और इस लैक्यूने के अंदर आपको यहाँ पे मिलेंगे सेल्स, और वो सेल्स आपके होंगे यहाँ पे ऑस्टियोसाइट्स। तो यहाँ पे आपको कुछ सेल्स मिलेंगे, राइट, इस कैविटी के अंदर। सो अगेन यहाँ पे एक छोटी सी कैविटी है और इस कैविटी के अंदर आपको यहाँ पे सेल्स मिलते हैं, और वो सेल जो यहाँ पे आपको मिलेगा उसका नाम यहाँ पे होता है ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट। तो ये एक टर्म आप यहाँ पे याद रखना, ये जो आपको कैविटी यहाँ पे दिख रही है उनके अंदर आपको ऑस्टियोसाइट मिलेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये ऑस्टियोसाइट सर कौन बना रहा था, तो ये बना रहे थे आपके ऑस्टियोब्लास्ट। आपके जो यहाँ पे बोन फॉर्मिंग सेल थे ना ऑस्टियोब्लास्ट, वही आपको ऑस्टियोसाइट बना के देते हैं। यही आपको ऑस्टियोसाइट, आपके वन मोर बोन सेल्स आपके जो होते हैं ऑस्टियोसाइट, वो आपको यही लोग ही बना के देते हैं। तो यहाँ पे भी याद रखना, यहाँ पे भी सेम ही चीजें, लैक्यूना के अंदर आपको यहाँ पे आपके बोन सेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जिनका नाम यहाँ पे होता है ऑस्टियोसाइट। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इन दो चीजों के ऊपर आप ध्यान दीजिए, इन दो चीजों को आप यहाँ पे याद रखिएगा। एक तो हार्वेशियन कैनाल, हार्वेशियन कैनाल का काम क्या होता है वो याद रखना आप यहाँ पे। ब्लड वेसल्स रीच अप टू द बोन, सॉरी, ब्लड वेसल्स आपकी बोन्स तक यहाँ पे पहुंच रही होती है। उसके साथ साथ यू विल हैव अ लैक्यूने, और लैक्यूने के अंदर यू विल गेट टू सी दिस ऑस्टियोसाइट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। सो ये दो चीजें आपको रखनी याद यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ द बोन, राइट। आउटर कवरिंग जो बोन की यहाँ पे है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे पेरोस्टियम। सो ये आपका आउटर कवरिंग होती है, बट आप बस आउटर कवरिंग याद रखिए, इसको डिटेल में आपको समझने की जरूरत नहीं है। तो बस यहाँ पे आपको ये दो पॉइंट्स आपको क्लियरली याद रखने, ये बिकॉज इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको याद रखना पड़ेगी। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो अबाउट द बोन्स, ये चीज आपको याद रखनी अबाउट द बोन्स, राइट। यहाँ पे आपके सामने पिक्चर है, जो हमने कल पिक्चर देखी थी वही पिक्चर आपके सामने आप यहाँ पे देख सकते हो। रेड बोन मैरो आपको मिलता है टिप्स के अंदर। सो इन द टिप एरिया यू विल हैव द रेड बोन मैरो, यहाँ पे भी आपको रेड बोन मैरो मिलेगा, और बीच वाले एरिया में आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे येलो मैरो, राइट। सो येलो बोन मैरो आपको मिलता है बीच के अंदर, ठीक है। याद रखना, एक्टिव आपका होता है रेड बोन मैरो, और एज पर द रिक्वायरमेंट आपका येलो बोन मैरो कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू द रेड बोन मैरो के अंदर। तो ये बात आपको रखनी है इसके अंदर याद। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो अबाउट द बोन्स ओवर, ये चीज आपको लॉन्ग बोन्स कार में यहाँ पे रखनी पड़ेगी याद, ठीक है। क्या आपको हार्वेशियन कैनाल और बोन का इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है।
तो ये चीज आपने रखनी है यहाँ पे याद। सारी लेबलिंग को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जो लेबलिंग आपको बताइए मैंने मेंशन किया उसको आप याद रखिए, वो आपके लिए इनफ रहेगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू समथिंग एल्स। अब यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई, इसको हम पढ़ लेते हैं। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, हाँ ये बात हम जानते हैं। बोन सेल ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन अ स्पेस कॉल्ड लैक्यूने, हमने अभी भी बात किया था। ये वो जो कैविटी हमने वहां पे बना के दिया था ऐसा वाला, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ लैक्यूने। इसके अंदर ही आपके ऑस्टियोसाइट्स आपके होते हैं। ठीक है, limb bones such as long bones of the legs serves as a weight bearing function, बिल्कुल जो आपके long bones होते हैं वो आपका वेट बेयर करते हैं, वो आपके बॉडी का वेट वहां पे बेयर करते हैं। They also interact with the skeletal muscles attached to them to bring about the movement, बिल्कुल बोन्स आपके मसल्स के साथ अटैच होके आपके मूवमेंट में आपकी करते हैं यहाँ पे मदद। The bone marrow in some bone is a site for production of blood cell, बिल्कुल आपका बोन मैरो इज अ साइट फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ ए ब्लड सेल। इतनी इंफॉर्मेशन अगर आपको याद रहती है, आपसे नीट के अंदर कोई क्वेश्चन यहाँ पे मिस आउट नहीं होगा। तो इतनी चीज आपको रखनी है इसके अंदर याद। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हमारा बोन देख लिया, कार्टिलेज देख लिया, और अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे यहाँ पे ब्लड। अब ब्लड को हमने यहाँ पे डिटेल में नहीं समझना, क्योंकि ब्लड को आप चैप्टर 18 में वापस से ध्यान से आप पढ़ते हो। ठीक है, आपका चैप्टर 18 के अंदर ब्लड को आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो, तो इसको हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझना। याद रखना कि ब्लड जो आपका यहाँ पे आएगा, ब्लड विल हैव ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड सेल्स, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यू विल हैव आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो ये सब आपके ब्लड सेल्स है जिनको आप सेपरेटली डिटेल में आप पढ़ोगे, तो यहाँ पे आपको उनको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट इतनी याद रखना कि ये सारे आपके ब्लड के सेल्स हैं जो आपको ब्लड में मिल जाते हैं। ठीक है, हाँ आप इतना याद रख सकते हो, आप यहाँ पे एक चीज याद रख सकते हो कि आरबीसी का काम बेसिकली क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इसका काम आपका होता है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इवन न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसपोर्ट करता है, बट फिलहाल हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस यहाँ पे लिख सकते हैं। आपका O2 CO2 ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनको यूज किया जाता है, राइट। प्लेटलेट्स का काम होता है, किसको याद है प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, बचपन में आपने पढ़ा होगा। कोटिंग में हेल्प करता है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यस, इट विल हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प्स in blood clotting. So बिल्कुल this is going to be helping you in blood clotting में आपकी ये करेगा यहाँ पे मदद। Then you have a WBC. WBC का काम होता है यहाँ पे आपको डिफेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द पैथोजन। सो इट प्रोवाइड्स अ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन। कोई भी अगर फॉरेन पैथोजन अगर आपके बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उससे बचाने के लिए आपके WBC हमेशा रहते हैं रेडी। सो आपको बचाने के लिए आपके फॉरेन पैथोजन से आपको ये प्रोटेक्ट करता है। सो डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस का काम होता है आपके WBC का। तो एक जनरल रोल आपने यहाँ पे देख लिया, बट इनको हम डिटेल में एक बार फिर देखेंगे चैप्टर 18 को समझते समय। तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। तो हमारा यहाँ पे ब्लड भी खत्म होता है और हमारा कार्टिलेज और बोन यहाँ पे होता है खत्म। याद रखना अभी जो हमने पढ़ा, जो भी चीज हमने यहाँ पे देखी, दे आर माय स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। हमने हमारा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में हमने दो कैटेगरी होती है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड योर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड में आपका आता है ब्लड एंड लिम्फ, एंड स्केलेटल टिश्यू में आपका यहाँ पे आता है आपका कार्टिलेज एंड बोन। तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे देखी है। ये सारी कैटेगरीज आप याद रखना। कई बार एग्जाम में सिर्फ कैटेगरी वो लोग पूछ लेते हैं, आपके सामने वो लोग लिखेंगे यार कार्टिलेज इज विच काइंड ऑफ टिश्यू, तो याद होना चाहिए आपको कि कार्टिलेज मेरा आता है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। तो ये चीज याद रखना। उसके अलावा हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू भी देख लिया, याद करिए। हमने हमारे यहाँ पे कहाँ गया, हमने हमारे यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू भी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, जिसमें आता है आपका एरियोलार टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। ये दोनों टिश्यू आपके आते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ठीक है, अब जो आपका रह गया है, रह गया है, हाँ जी, वो आपका यहाँ पे रहेगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये चीज हमारी यहाँ पे रह गई है। तो चलिए इसको भी हम कवर करते हैं। तो ये टॉपिक्स याद रखना, कई बार इन टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो काफी आसान होता है मार्क्स निकालना। सो प्लीज ये टॉपिक्स मत भूलना यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स ट्राई टू सी समथिंग एल्स। सो अभी हम यहाँ पे हमारा देखते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब जब डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही है, तो पहले तो ये वाली चीज जो यहाँ पे लिखी हुई इसको इग्नोर करो, इग्नोर दिस, ये गलत लिखा हुआ इसलिए। अब इसके अंदर आपके दो चीजें आती है, एक आपका होता है डेंस रेगुलर टिश्यू और एक होता है आपके यहाँ पे डेंस इरेगुलर टिश्यू। डेंस रेगुलर टिश्यू में आपके दो टर्म्स यहाँ पे है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये डेंस रेगुलर टिश्यू में क्या आता है।
सो डेंस रेगुलर टिश्यू की जब आप बात करते हो तो याद रखना इसमें आपके आएंगे कोलेजन फाइबर्स। सो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होंगे यहाँ पे, यू विल हैव योर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। सो आपको यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स यहाँ पे मिलेंगे, और इन फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का काम क्या होगा, ये क्या बना के देंगे आपको, कोलेजन। दे विल मेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ कोलेजन। अब पता है यहाँ पे होता क्या है डेंस रेगुलर के अंदर, इस नाम को आप समझो। डेंस रेगुलर टिश्यू का मतलब ही यहाँ पे होता है कि यहाँ पे जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं ना, वो काफी पैरेलल अरेंज होते हैं, वो काफी रेगुलरली अरेंज होते हैं आपके टिश्यू के अंदर। सो फॉर एग्जांपल अगर समझो ये मेरा कोलेजन है, तो एकदम इनके बंडल्स पैरेलली आपको यहाँ पे अरेंज मिलेंगे। तो ये एक बंडल हो गया, ये एक और मेरा बंडल हो गया। So you will find they are very regularly arranged, एकदम ऐसे scattered नहीं है, वो काफी रेगुलरली काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे ये लोग रहेंगे आपके अरेंज। सो दीज आर ऑल माय कोलेजन बंडल्स। ये जो मेरे व्हाइट वाले बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, दीज आर ऑल गोइंग टू माय कोलेजन बंडल्स। और याद रखना कोलेजन आपका प्रोटीन है, ठीक है, भूलना मत ये चीज। अब मोनिका बेटा आपका माइक कौन है, देखिएगा जरा, इफ पॉसिबल बंद कर लीजिए। सो दीज आर माय कोलेजन प्रोटीन्स, ठीक है। तो कोलेजन बंडल्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, और उसके साथ साथ पता है क्या होगा, बीच बीच में मुझे मिलेंगे मेरे यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, बीच बीच में मेरे यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स लगे होंगे। सो इन द सेंटर समवेयर इन बिटवीन यू विल हैव द फाइब्रोब्लास्ट सेल। तो याद रखना बहुत ही पैरेलल तरीके से आपका यहाँ पर अरेंजमेंट आपको मिलेगा कोलेजन का, और बीच में आपके होंगे फाइब्रोब्लास्ट सेल। ये ग्रीन वाले जो है मेरे यहाँ पे, दीज आर माय फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ये अरेंजमेंट को हम कहते हैं यहाँ पे एज अ डेंस रेगुलर टिश्यू। याद रखना अगर रेगुलर लिखा हुआ है समझ जाना कि यहाँ पे आपके जो कोलेजन फाइबर्स है, कोलेजन बंडल्स है यहाँ पे, वो आपके पैरेलल लगे होंगे एक दूसरे के साथ, और काफी नीटली यहाँ पे उनका अरेंजमेंट आपको मिलेगा, काफी रेगुलर नीट अरेंजमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद, ठीक है। अब ये पूछा गया है कि यार ये मिलते कहाँ पे, तो याद रखना दे आर सीन इन द टेंडन एंड लिगामेंट, दे आर सीन इन योर टेंडन एंड योर लिगामेंट। तो अब हम देखते हैं कि यार ये टेंडन लिगामेंट मुझे कहाँ मिल जाता है। तो याद रखना कि जब भी आपके सामने टर्म आएगा टेंडन, जब भी आपके सामने टर्म आएगा, कभी भी आपके सामने टर्म आ गया ना टेंडन करके, तो आपने एक चीज याद रखनी है, टेंडन मतलब बोन टू मसल अटैचमेंट, बोन टू मसल अटैचमेंट, बोन टू मसल अटैचमेंट। तो बोन जब आपकी मसल से अटैच होती है तो उसको अटैच करने के लिए आप यूज करते हो आपके टेंडन को। ये बात याद रखना, आपकी बोन्स जब मसल से अटैच होती है तो वो अटैच किससे होती है, टेंडन से। और टेंडन क्या होता है, यू नो दैट, टेंडन के अंदर आपको मिलेगा आपका कोलेजन मिलेगा रेगुलरली अरेंज। सो डेंस रेगुलर टिश्यू आपको मिलता है उसके अंदर। तो याद रखना जब भी आपके सामने टेंडन आए, याद रखना टेंडन मदद करता है आपके बोन्स को मसल्स के साथ अटैच करने के लिए। आपका टेंडन मदद करता है आपको बोन्स को मसल्स के साथ क्लियरली अटैच करने के लिए, आपकी यहाँ पे वो करेगा मदद। तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद, राइट। उसी तरीके से आपका एक और टर्म यहाँ पे हमने देखा था, दैट इज माय लिगामेंट। एक और टर्म हमने देखा था, उसका नाम था हमारे यहाँ पे लिगामेंट। ये भी हमारा डेंस रेगुलर टिश्यू का पार्ट है। तो लिगामेंट जो आपका होता है, इसका काम क्या होता है, इट इज गोइंग टू अटैच बोन टू द बोन। सो बोन टू बोन अटैचमेंट, जब भी आपका बोन टू बोन अटैचमेंट होता है, बोन टू बोन अटैचमेंट जब भी आपका होगा, वो आपका करेगा आपका यहाँ पे लिगामेंट। तो ये बात याद रखना कि बोन टू बोन अटैचमेंट जब भी आपको देखने के लिए मिलेगा, वो कौन करता है, आपका लिगामेंट। पता है आपने कभी कभी सुना भी होगा कि लोकल लिगामेंट रप्चर हो जाता है या लिगामेंट डैमेज हो जाता है, राइट। लिगामेंट रप्चर एक काफी कॉमन टर्म है, आपने सुना होगा, कई बार लोगों का होता है। तो लिगामेंट बेसिकली आपके दो बोन्स को ज्वाइंट करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये जो लिगामेंट होता है आप जानते हो कि ये आपका होता है बना हुआ आपका डेंस रेगुलर टिश्यू से, जिसमें आपको बहुत सारे कोलेजन आपको देखने के लिए मिलेंगे एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो ये चीज याद रखना प्लीज, ये बात याद रखना, यू हैव अ टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन याद रखना इट हेल्प्स इन द बोन टू मसल अटैचमेंट, लिगामेंट आपकी मदद करता है बोन टू बोन अटैचमेंट के लिए। क्या ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही है? आर दिस टू थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
Yes, Yes, sir. ठीक है, और रिपीट करना होगा तो बोल देना कि रिपीट कर रहा था सर, तो मैंने रिपीट कर देना है। कोई भी चीज लगे ना कि सर रिपीट करनी है तो बोल दो, सो आई विल बी रिपीटिंग दोस थिंग्स टू यू। ठीक है, तो एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आपका होता है उसमें आपका आएगा इसी टॉपिक के अंदर आपके दो टर्म्स आपको याद रखने हैं, दैट इज टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन एंड योर लिगामेंट। चलिए अब दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये हमने देखा हमारा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। फिर दूसरा आपके सामने यहाँ पे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यू विल हैव अ फाइब्रोब्लास्ट सेल। यहाँ पे भी आपको फाइब्रोब्लास्ट सेल मिलेंगे, यहाँ पे भी आपको कोलेजन मिलेगा, लेकिन वो पैरेलली अरेंज नहीं है, राइट। यहाँ पे आपको जो कोलेजन मिलेगा वो आपका पैरेलल तरीके से आपका अरेंज नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पे कोलेजन बनाता हूँ आपको यहाँ पे, तो आपका लाइक हैफाजार्डली अरेंज्ड है, या मैं कहूंगा कि वो लाइक स्कैटर्ड है। ठीक है, वो एकदम पैरेलल, एकदम स्मूथली वहां पे अरेंज नहीं है। सो दैट इज हाउ यू विल गेट टू सी। तो यहाँ पे भी आपको कोलेजन दिख जाता है, बट द कोलेजन इज नॉट अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न। एक रेगुलर पैटर्न के अंदर आपका कोलेजन यहाँ पे आपको अरेंज नहीं मिलेगा। ना ही कोलेजन आपको रेगुलरली अरेंज मिलेगा एक पैटर्न के अंदर, ना ही यहाँ पे आपके अरेंज होंगे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। तो ये ग्रीन वाले सेल्स आपके यहाँ पे हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद, कि इसके अंदर क्या होता है, इरेगुलर पैटर्न में अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे एकदम आपका स्मूथली पैरेलल बंडल्स आपको नहीं मिलेंगे, यू विल हैव अ इरेगुलर अरेंजमेंट ओवर देयर। सो याद रखना है जो व्हाइट है आपके यहाँ पे, दिस आर माय कोलेजन बंडल्स। ये है मेरे यहाँ पे कोलेजन, राइट। और जो ग्रीन है मेरा यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी योर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। These are my fibroblast cells. और अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये डेंस इरेगुलर, अब देखो याद रखना, पहले जो चीज याद रखना, दोनों के अंदर कोलेजन है, दोनों के अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है, बट कोलेजन का अरेंजमेंट रेगुलर के अंदर पैरेलल है, यहाँ पे पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियरली याद रखना, ये एक मेन फर्क है। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछता है कि यार डेंस इरेगुलर में एग्जाम्पल क्या बनेगा, तो डेंस इरेगुलर टिश्यू आपको मिलता है देखने के लिए स्किन के अंदर। तो स्किन के अंदर आपको ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो याद रखना, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आपको मिलेगा टेंडन और लिगामेंट के अंदर, बट डेंस इरेगुलर आपको मिलता है स्किन के अंदर। फर्क याद रखना प्लीज दोनों के अंदर। एक के अंदर पैरेलल अरेंजमेंट आपका था काफी क्लियरली, इसके अंदर आपका पैरेलल अरेंजमेंट आपका नहीं है, यहाँ पे स्कैटर्ड है, यहाँ पे फैला हुआ है, आपका कोलेजन भी फैला हुआ है, फाइब्रोब्लास्ट सेल भी आपके यहाँ पे फैले हुए हैं। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, ये चीज आपने यहाँ पे रखनी है याद। ये तो ये डिफरेंस आपको दिमाग में रखना पड़ेगा हमेशा याद। ये हम यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं फटाफट। dense regular connective tissue. In the dense regular connective tissue, the collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of the fiber. तो याद रखना ये आपके रोज में लगे होते हैं कोलेजन फाइबर्स, और ये कई सारे पैरेलल बंडल आपको बना के यहाँ पे देते हैं। तो आपको एक काफी नीट अरेंजमेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। Tendons which attach skeletal muscle to the bones and ligaments which attach one bone to another are example of this tissue. तो लिगामेंट और टेंडन आपके यहाँ पे दो बढ़िया एग्जाम्पल बनते हैं मेरे यहाँ पे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के। इसके बाद यू हैव अ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसमें आपको क्या मिलेगा, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, दैट हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स मोस्टली कोलेजन दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। अब यहाँ पे पैरेलली लगे हुए नहीं हुए, यहाँ पे ये लोग रोज के अंदर या पैरेलल तरीके से लगे नहीं हुए, ये आपके बिल्कुल स्कैटर्ड है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। तो ये आपके अलग तरीके से यहाँ पे ओरिएंट करके रखे गए। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन, ये टिश्यू आपको स्किन के अंदर मिलेगा देखने के लिए। तो याद रखना आपका डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और आपका डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस याद रखना एक के अंदर पैरेलल होते हैं कोलेजन फाइबर्स, एक के अंदर नहीं होते हैं, वो चीज याद रखनी है। और एग्जाम्पल याद रखना, डेंस रेगुलर आपके सामने टर्म आएगा तो प्लीज याद रखना इसमें आपका आता है टेंडन एंड योर लिगामेंट, और दोनों क्या करते हैं वो बात भी आपको रखनी पड़ेगी याद हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी हमने यहाँ पे हमारा देख लिया। अब आप लोग मुझे बताइए, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में तो चलिए ये दो टर्म्स आपके सामने आते हैं, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर,
आप बताइए लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन से दो टर्म्स हमने पढ़े थे? बिल्कुल राइट, बहुत एल्योरा, एरियोलार एंड एडिपोस टिश्यू आते हैं आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए आप लोग की स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में क्या चीजें आ जाती है? बोन, कार्टिलेज, स्केलेटल, ब्लड। हाँ, एंड ब्लड। ठीक है, बिल्कुल सही। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपका आ जाता है एक तो बोन, कार्टिलेज आ जाएगा एक कैटेगरी के अंदर, और दूसरे कैटेगरी में आपका आता है यहाँ पे ब्लड और लिम्फ। बिल्कुल सही। तो यही कैटेगरीज आपको यहाँ पे अगर आपको याद रहती है देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो दैट शुड बी क्लियर टू यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमारा लास्ट इश्यू जो हमारे यहाँ पे रहेगा नर्वस टिश्यू। द लास्ट इश्यू व्हिच यू हैव टू सी ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर नर्वस टिश्यू। तो चलिए नर्वस टिश्यू को देखते, समझते, पढ़ते हैं क्या होगा इसके अंदर। A most complex tissue in the body composed of densely packed interconnected nerve cell called as my neuron। तो बिल्कुल याद रखिएगा नर्वस टिश्यू के अंदर आपके जो बेसिक यूनिट आपका होता है वो आपका यहाँ पे होता है न्यूरॉन का। न्यूरॉन को आप लोग जानते हो बचपन से 9-10 से आपने इसका स्ट्रक्चर देखा हुआ है। ठीक है, तो इसको ही हमने यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। नाउ जब भी हम डिस्कस करते हैं ना न्यूरॉन्स के बारे में, नर्वस टिश्यू के बारे में, तो याद रखना कुछ चीजें। पहली चीज, it forms the nervous system of the body which controls and coordinate the body function। so बिल्कुल आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो आपका पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करने में आपकी मदद करता है। इवन आप एक्सटर्नल स्टिमुलस को जब आप रिस्पॉन्स दे पाते हो वो सब आपका नर्वस सिस्टम के जैसे ही आपका हो रहा है, राइट। इसको आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो चैप्टर 20 के अंदर, नहीं चैप्टर 21 के अंदर आप इसे और डिटेल में आप पढ़ते हो। बट फिलहाल याद रखना दैट नर्वस सिस्टम जो आपका यहाँ पर था वो आपको बिल्कुल कोऑर्डिनेट करने में, कंट्रोल करने में आपके यहाँ पे मदद करता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर बॉडी। अब जब भी हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में, इसमें दो चीजें आती है। एक तो आते हैं न्यूरॉन्स और दूसरा आपका यहाँ पे आता है न्यूरोग्लिया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके तरफ हम लोग यहाँ पे देंगे ध्यान। सो यू हैव अ न्यूरॉन्स एंड यू हैव अ न्यूरोग्लिया। तो बात करते हैं न्यूरोग्लिया की। अब न्यूरोग्लिया को हम इवन कह सकते हैं यहाँ पे एज अ ग्लियल सेल्स। इसको हम इवन कह सकते हैं एज अ ग्लियल सेल्स। इसको हम इवन कहते हैं एज अ ग्लियल सेल्स। अब न्यूरॉन्स तो हम लोग जानते हैं कि यार हमारे पास यू हैव मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन, थ्रू आउट द बॉडी ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, राइट। ये ग्लियल सेल्स क्या होता है, न्यूरोग्लिया क्या होता है, ये हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो याद रखना ये जो न्यूरोग्लिया होता है ना, ये आपके बेसिकली सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। दीज आर माय सपोर्टिंग सेल्स। These are going to be your supporting cells। अब ये जो आपके सपोर्टिंग सेल्स यहाँ पे होते हैं, हम इनको समझते क्या ये बेसिकली करते क्या है। लेट्स ट्राई टू सी कि यार ये सपोर्टिंग सेल करते क्या है। तो आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके बताता हूँ। अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक न्यूरॉन, यहाँ पे लेट्स से आपके पास यहाँ पे एक न्यूरॉन मैंने बना के रखा हुआ है एंड यू हैव दिस न्यूरॉन ओवर हियर, राइट। सो ये आपका यहाँ पे है न्यूरॉन और ये न्यूरॉन की एंडिंग है यहाँ पे। ठीक है, सो न्यूरॉन का मैं बस इसको बेसिकली लेबलिंग यहाँ पे करता हूँ। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा सेल बॉडी। दिस पार्ट ओवर इट इज अ सेल बॉडी। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पे डेंड्राइट। ये जो आपके होते हैं यहाँ पे दीज आर गोइंग टू बी योर डेंड्राइट। ये आपका यहाँ पे होगा एक्सॉन और ये आपका यहाँ पे होगा एक्सॉन एंडिंग। तो ये आपकी होगी बेसिक लेबलिंग न्यूरॉन की। अब याद रखना कि आपका जो न्यूरॉन जब होता है ना ब्रेन में खड़ा हुआ कहीं पे, उसके आसपास आपको कई सारे ग्लियल सेल्स आपको मिलते हैं। तो ऐसा समझो कि जब आपके सामने यहाँ पे न्यूरॉन मैंने बना के रखा हुआ है, तो न्यूरॉन कभी भी अकेला नहीं होगा। इस न्यूरॉन के आसपास आपको कई सारे ग्लियल सेल आपको मिलेंगे। सो इस न्यूरॉन के आसपास आपको कई सारे ग्लियल सेल आपके यहाँ पे होते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इतने सारे ग्लियल सेल न्यूरॉन के आसपास कर क्या रहे हैं। सो अज्यूम दैट ये जो ग्रीन वाले सेल्स मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाए हैं, दिस आर ऑल माय ग्लियल सेल्स, यानी हम न्यूरोग्लिया कहते हैं। आप कुछ भी टर्म यूज कर सकते हो। लेट्स से आई कॉल हिम एज अ न्यूरोग्लिया।
तो आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि ये जो ग्लियल सेल मेरे यहाँ पे है ये करते क्या है। अब आप एक बात ध्यान रखिए कि आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके न्यूरॉन को कुछ हुआ, अगर उसकी डेथ हुई, तो आप जानते हो कि उसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अगर न्यूरॉन गया तो वो गया, अगर उसकी डेथ हुई तो आप उसे रिप्लेस नहीं कर सकते। और इसलिए आपके हर एक न्यूरॉन के पास आपको 4 से 5 ग्लियल सेल आपको मिलेंगे। तो बेसिकली ये जो 4 से 5 ग्लियल सेल होते हैं वो क्या करते हैं, वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वो आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वो आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन को, ताकि न्यूरॉन हमेशा एक हेल्दी स्टेट में रहे और उसकी हर एक रिक्वायरमेंट वहां पे फुलफिल की जा सके। तो आप ये बात को समझिए कि आपके न्यूरॉन्स बड़े ही आपके लिए प्रेशियस है, क्योंकि अगर उनकी डेथ होती है आप जानते हो कि वो रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। वंस दे डाई, राइट। इसलिए हर एक न्यूरॉन के आसपास आप एक ग्लियल सेल्स को रखते हो, ताकि उन्हें हमेशा नरिशमेंट, प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। तो ये बात याद रखना, इसलिए आपको सिंगल न्यूरॉन के आसपास आपको 3-4 ग्लियल सेल आपको हमेशा मिल जाएंगे। बल्कि अगर देखा जाए तो जितने भी आपके बॉडी में न्यूरॉन्स हैं उससे कई ज्यादा आपके बॉडी के अंदर ग्लियल सेल्स होते हैं, क्योंकि इनका काम होता है आपके न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करना, ताकि आपके न्यूरॉन्स सही तरीके से वहां पे सर्वाइव करें, उनका नरिशमेंट हो और वो अपना काम सही से कर पाए। तो ये बात एक जनरल आइडिया आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। तो जब भी आपके सामने ग्लियल सेल आएगा या न्यूरोग्लिया टर्म आएगा, क्या रखना, दे आर द वन विच प्रोवाइड अ रोल इन प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू द न्यूरॉन्स। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो आपके सेल्स होते हैं दे आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटेक्शन। सो सपोर्ट तो इन्होंने करना ही है, उसके साथ साथ दे आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटेक्शन ऑफ न्यूरॉन। और प्रोटेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स के अलावा they are also going to play a very important role in providing the nourishment. So protection, support, और उसके साथ साथ they also provide the nourishment. So ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद. So these are the things which my neuroglial cells are known to do for. ये सब काम आपके neuroglial cells यहाँ पे करते हैं. तो क्या आपको न्यूरोग्लियल सेल्स वाली कहानी यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, याद रखना इनका पर्पस क्या होता है होने का और इनका काम क्या होता है न्यूरॉन्स के साथ। इन्होंने उसे करना है प्रोटेक्ट, सपोर्ट, नरिशमेंट, सारा काम आपके न्यूरोग्लियल सेल्स ने आपका करना है। और आप समझ सकते हो क्यों कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि न्यूरॉन्स एक बार गया तो उसको हमेशा प्रोटेक्शन मिलना जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे कुछ ग्लियल सेल्स के नाम देखते हैं। लेट्स ट्राई टू सी सम नेम्स ऑफ द न्यूरोग्लियल सेल्स। सो यहाँ पे हम लोग कुछ न्यूरोग्लियल सेल्स के हमारे यहाँ पे देखते हैं नाम, देखते हैं कि उनका काम क्या होता है। सो एक आपका होता है एस्ट्रोसाइट्स, ये एक नाम है मेरे न्यूरोग्लियल सेल का, एस्ट्रोसाइट्स। देन यू विल हैव समथिंग लाइक डेंड्रोसाइट्स, सॉरी इनका नाम होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट। मैं रिमूव करता हूं यहां से, इनका नाम यहाँ पे लगेगा आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एक ये होते हैं। देन यू विल हैव समथिंग लाइक अ माइक्रोग्लियल सेल, माइक्रोग्लियल सेल। सो ये सारे के सारे मेरे यहाँ पे ग्लियल सेल्स, राइट, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड माइक्रोग्लियल सेल्स। अब इनका मैं आपको कलेक्टिवली रोल बताता हूँ, सेपरेट रोल बनने के अलावा मैं आपको कलेक्टिवली रोल बताता हूँ इनका यहाँ पे। जैसे कि कई बार क्या होता है कि आपका यहाँ पे नरिशमेंट तो ये प्रोवाइड करते ही है, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। दे आर गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट प्रोवाइडिंग द नरिशमेंट टू न्यूरॉन्स, नरिशमेंट टू न्यूरॉन्स हमने ऑलरेडी बात किया था। उसके साथ साथ पता है ये लोग क्या करते हैं, ये कभी भी न्यूरॉन को ब्लड के कांटेक्ट में आने नहीं देते डायरेक्टली। ये आपके न्यूरॉन्स को ब्लड के कांटेक्ट में डायरेक्टली आने नहीं देते। जैसे कि एस्ट्रोसाइट का अगर मैं यहाँ पे बात बताऊं, तो ये क्रिएट करता है ब्लड ब्रेन बैरियर, इट क्रिएट्स ब्लड ब्रेन बैरियर। अब जब मैं कह रहा हूं कि ये क्रिएट करता है आपका यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर, तो इसका मतलब आप यहाँ पे समझिए कि आपका ब्लड डायरेक्टली न्यूरॉन्स के कांटेक्ट में नहीं आता। कुछ भी अगर न्यूरॉन्स को चाहिए हो तो वो एस्ट्रोसाइट्स की मदद से वो दिया जाता है। तो ऐसा समझो कि ये फिल्टर की तरह काम कर रहा है, आपके एस्ट्रोसाइट्स यहाँ पे फिल्टर की तरह काम कर रहे होते हैं
और ये क्या करते हैं, सिर्फ एसेंशियल चीजों को, सिर्फ एसेंशियल जो काम की चीज होती है उसे ब्लड में से निकाल के आपके न्यूरॉन्स तक प्रोवाइड कराते हैं। तो ये बात याद रखना कि एस्ट्रोसाइट्स माने जाते हैं टू क्रिएट अ ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ये लोग क्या करेंगे, ब्लड में से एसेंशियल चीज को निकाल के न्यूरॉन्स को प्रोवाइड करेंगे। सो दे विल ओनली प्रोवाइड एसेंशियल कंटेंट, दे प्रोवाइड essential nutrients to neurons from blood। तो ये चीज आपको रखनी है याद। तो ये चीज का काम आपको करके देगा आपको यहाँ पे एस्ट्रोसाइट्स, दैट इज व्हाट दे आर नोन फॉर। ठीक है, तो ऐसा समझना कि अगर ब्लड में ये ऐसा करते इसलिए ताकि ब्लड में से कोई भी अनवांटेड चीज डायरेक्टली न्यूरॉन्स तक ना पहुंचे, तो सिर्फ काम की चीजों को ही आप पहुंचाते हो न्यूरॉन्स के अंदर। ये काम होता है मेरे एस्ट्रोसाइट्स का। ठीक है, देन आपके सामने यहाँ पे माइक्रोग्लियल सेल्स। माइक्रोग्लियल सेल्स आपके जो होते हैं यहाँ पे, ये आपके करते हैं आपका फेगोसाइटोसिस। सो दे कैरी आउट फेगोसाइटोसिस ऑफ माइक्रोब्स। अगर आपके न्यूरॉन तक कोई माइक्रोब पहुंच गया, अगर आपके न्यूरॉन्स तक कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया या कोई दूसरा पैथोजन अगर आपके न्यूरॉन्स तक पहुंच गया, तो उसको खाने का काम होता है मेरे माइक्रोग्लियल सेल्स का। उसको खाने का काम होगा मेरे यहाँ पे माइक्रोग्लियल सेल्स का। तो ये बात याद रखना कि माइक्रोग्लियल सेल्स क्या करेंगे, अगर कोई पैथोजन अगर आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है, कोई बैक्टीरिया पहुंच जाता है, तो उसको आप खा जाओगे, तो सीधे जाके उसे एनगल्फ कर लेंगे। तो ये आपके जो सेल्स होते हैं, समझो ये मेरा माइक्रोग्लियल सेल है, और अगर पैथोजन यहाँ पे आ गया, पहुंच गया यहाँ तक, तो उसको जाके डायरेक्टली खा लिया जाएगा। समझे मेरा यहाँ पे पैथोजन है, तो इसको जाके ये खा जाएगा। उसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। सो फेगोसाइटोसिस ऑफ माइक्रोब्स इज डन बाय माय माइक्रोग्लियल सेल। सो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कोई पैथोजन को पहुंचने से वहां पे रोकते हो। और ऑलिगोडेंड्रोसाइट को लेके आप सिंपली याद रख सकते हो यहाँ पे कि दे प्रोवाइड अ सपोर्ट टू द न्यूरॉन। They are going to provide the support the neuron. They support the neuron. तो ये चीज याद रख लेना। तो ये कुछ आपके सामने नाम है, और इनके जो यहाँ पे रोल्स होते हैं वो हमने यहाँ पे लाइक डिस्कस किए। तो ये आप रोल्स यहाँ पे याद रखना। ये ब्लड ब्रेन बैरियर वाली बात भूलना मत। इसका मतलब यहाँ पे होता है कि आप नहीं चाहते कि आपका न्यूरॉन्स डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में आए। आप उसके लिए क्या करते हो, आप एस्ट्रोसाइट्स को यूज करते हो, वो आपके एसेंशियल चीजों को ब्लड में से निकाल के न्यूरॉन्स तक पहुंचाएंगे। ठीक है, माइक्रोग्लियल सेल टर्म आएगा आपके सामने, तो याद रखना फेगोसाइटोसिस करने में आपकी करते हैं लोग मदद। सो आपके ये लोग हेल्प करते हैं ताकि आप कोई भी अगर माइक्रो अगर वहां तक पहुंच गया न्यूरॉन तक, तो उसे वो लोग डायरेक्टली खा लेंगे। तो आप कलेक्टिवली समझो कि ये लोग किस तरीके से आपके न्यूरॉन को बचाते हैं और उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। सो दीज आर द 3 नेम्स आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर। मैं चाहूंगा कि आप ये 3 नेम को यहाँ पे याद रखें, और ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं उसको आप यहाँ पे याद रखिए। तो क्या आपको एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट और माइक्रोग्लियल सेल यहाँ पे क्लियर है? आर दिस 3 टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो प्लीज ये टर्म्स आप यहाँ पे याद रखिएगा, और ये लोग कर क्या रहे हैं वो भी यहाँ पे आप याद रखिएगा, और इनका काम बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। और पता है अच्छी बात क्या है कि ये लोग लाइक ये अपना डिवाइड कर सकते हैं, इनका नंबर बढ़ा सकते हो आप। न्यूरॉन्स का नंबर नहीं बढ़ता, बट इनका नंबर बढ़ सकता है। सो दे कैन एक्चुअली डिवाइड एंड इंक्रीज देयर नंबर। हाँ, बट न्यूरॉन्स की तरह ऐसा नहीं किया जा सकता। सो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद। सो ये इतना ही आपको याद रखना है यहाँ पे अबाउट द नर्वस टिश्यू के बारे में, आपको इतना याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पे एक चीज याद रख सकते हो जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी बताया था, कि जब आप न्यूरॉन्स की बात करते हो, whenever you discuss something like a neuron, so please know couple of things over here। अगर आप न्यूरॉन्स की बात कर रहे हो तो हमेशा याद रखना कि आपके जो डेंड्राइट्स होते हैं वहां से ही आपका नर्व इम्पल्स आता है। वहां से आपका नर्व इम्पल्स आएगा और वो ट्रैवल करेगा आपके एक्सॉन से, एंड देन यू विल हैव द एक्सॉन एंडिंग यहाँ पे। सो लेट्स सी यहाँ पे आपका एक्सॉन एंडिंग है। सो याद रखना, यू विल हैव अ सेल बॉडी एंड यू हैव अ डेंड्राइट ओवर हियर। तो आपका नर्व इम्पल्स जो आपका आता है वो आपके डेंड्राइट से आता है। डेंड्राइट से आपका नर्व इम्पल्स लाया जाएगा, और ये आपका रहता है सेल बॉडी। दिस इज गोइंग टू बी द सेल बॉडी, और सेल बॉडी के थ्रू आपका नर्व इम्पल्स वाया एक्सॉन, दिस पार्ट ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर एक्सॉन। This is going to be your axon,
एंड यहाँ पे फिर आपका यहाँ पे आता है एक्सॉन एंडिंग। और एक और चीज याद रख लो, अगर इतना याद रख सकते हो तो, कि आपको न्यूरॉन्स के अंदर यू विल हैव समथिंग लाइक अ माइलिन शीट आपको मिल जाती है न्यूरॉन्स के अंदर। अब ये सब चीजें आप चैप्टर 21 में डिटेल में पढ़ोगे, तो इसलिए आपको इतना डिटेल में यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, बट याद रखना यू विल हैव समथिंग लाइक अ माइलिन शीट ऑन द एक्सॉन। एक्सॉन के अंदर आपको माइलिन शीट लगी हुई आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दिस इज गोइंग टू बी योर माइलिन शीट। ये वर्क करती है एज अ इंसुलेटर। दिस वर्क्स एज अ इंसुलेटर फॉर योर न्यूरॉन। ठीक है, इतना याद रख लो कि अगर माइलिन शीट लगी हुई है, माइलिन शीट वर्क्स एज अ इंसुलेटर, अगर ये लगी हुई है तो आपका नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन काफी फटाफट होगा। आपका नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन काफी फटाफट होता है अगर माइलिन शीट होती है तो। अगर माइलिन शीट नहीं होती देन आपका नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन थोड़ा सा आपका स्लोली होता है। तो ये बात याद रखना, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। तो हमेशा आपका नर्व इंपल्स रिसीव किया जाएगा वाया डेंड्राइट। सो डेंड्राइट से आप नर्व इंपल्स अपना यहाँ पे हमेशा करते हो रिसीव, और फिर क्या होगा, ये आपका वाया एक्सॉन आपका ट्रैवल करेगा। सो वाया एक्सॉन दिस नर्व इंपल्स विल ट्रैवल ओवर हियर एंड देन विल रीच इनटू द एक्सॉन एंडिंग। ठीक है, कैसे नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होता है वो सब तो आप बाद में डिटेल में पढ़ोगे, तो बस फिलहाल के लिए आप इतना याद रख सकते हो इसके अंदर। दिस इज द वन थिंग आई कैन नो, राइट। तो यहाँ पे हमारा नर्वस टिश्यू, जो हमारा लास्ट टिश्यू था यहाँ पे, वो भी हमारे यहाँ पे खत्म होता है। इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, और इतनी चीजें क्लियर कट आपको मालूम होनी चाहिए। सो इफ यू कैन रिमेंबर दिस मच अमाउंट ऑफ थिंग, तो आपको नर्वस टिश्यू को लेके कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। अब इसका आंसर मुझे बता दो, चूज द करेक्टली मैच पेयर। इसमें से आपके हिसाब से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, बताइए। सी। आंसर आ गया मुझे, आंसर आने चालू गए मुझे यहाँ पे। ठीक है, किसी ने मुझे यहाँ पे ऑप्शन सी। ऑल राइट। सो जो लोग मुझे ऑप्शन ऑप्शन सी सी। बता रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। इर्रेगुलर टिश्यू इज एग्जांपल ऑफ माय लूज कनेक्टिव टिश्यू। हमने अभी भी बात किया था, दिस एग्जांपल ऑफ माय लूज कनेक्टिव टिश्यू, दैट्स अ करेक्ट आंसर। सो यस, दैट इज गोइंग टू बी द राइट थिंग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसलिए कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए लूज कनेक्टिव में, डेंस कनेक्टिव में, स्पेशलाइज में कौन कौन आ रहा है वो याद रखना हमेशा। ठीक है, देन द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर एंड इन द नोज टिप इज अ एग्जांपल ऑफ। नोज के टिप में एक्सटर्नल ईयर पे आपको क्या मिलता है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ओके, आप लोग ऑप्शन डी मुझे यहाँ पे कह रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी योर कार्टिलेज। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, कार्टिलेज आपको कहाँ मिलता है, आपके एक्सटर्नल ईयर में आपको मिल जाएगा, नोज टिप में मिलेगा। इवन नेजल सेप्टम, जो आपके दो नोस्ट्रिल को डिवाइड करता है सेप्टम, उसमें भी आपको कार्टिलेज मिलता है। उसके अलावा और कहाँ मिलता है कार्टिलेज? और भी मैंने बताया था आपको, और कहाँ मिलेगा कार्टिलेज? ट्रैकिया। ट्रैकिया में रिंग आपको मिल जाएगी कार्टिलेज की, बहुत बढ़िया। उसके अलावा लिम्स आपका जो वर्टेब्रा होता है ना, वर्टेब्रा याद करो, हमने बात किया था कल। आपका जो वर्टेब्रा होता है उसके बीच में जो डिस्क होती है ना, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्टिलेज, दैट इज माय इंटरवर्टेब्रल डिस्क, वो भी आपके कार्टिलेज से बनी हुई होती है। तो ये सब हमने देखा था कार्टिलेज के अंदर। ठीक है, तो ये बात याद रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। 4 healthy people in their 20s got involved in an injury resulting in a damage and death of few cells of the following. Which of the cell are least likely to be replaced by new cell? तो इनमें से कौन से सेल होगा जिसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता? न्यूरॉन्स। राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। न्यूरॉन्स आपका यहाँ पे सही आंसर हो जा रहा है। न्यूरॉन्स को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। एक बार ये सेल गए तो इनको आप रिप्लेस नहीं किया जा सकता, और वही इन्होंने आपको यहाँ पे पूछा हुआ है। तो ऐसे भी क्वेश्चन वो लोग घुमा के पूछ लेते कई बार, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा, आप आंसर कर सकते हो। बड़े ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, देन अच्छा, मास्ट सेल में आपको बता देता हूँ मास्ट सेल बेसिकली होता क्या है। लेट मी टेल यू व्हाट इज अ मास्ट सेल। तो अगर आपको याद हो तो हमने जब कल एरुलार कनेक्टिव टिश्यू देखा था, तो वहां पे एक सेल था जिसको हम कहते हैं मास्ट सेल। तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो जब भी आपके सामने मास्ट सेल आएगा, सो अज्यूम दैट कि मेरा मास्ट सेल है। ये हमने देखा था मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स ऑफ योर एरुलार कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपको मास्ट सेल दिख जाते हैं। तो जब भी आपके सामने मास्ट सेल आएगा ना, तो याद रखना कि मास्ट सेल करते क्या है। आप इतना याद रखना पहले तो, कि ये ज्यादा इन्वॉल्व तब होते हैं ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन। ये आपके ज्यादा एक्टिव होंगे, दे विल बी मोर एक्टिव, दे विल बी मोर एक्टिव ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन। सो एलर्जिक
रिएक्शन के दौरान ये आपके होते हैं काफी ज्यादा एक्टिव। तो ये बात रखना है यहाँ पे याद, दे आर गोइंग टू बी वेरी एक्टिव ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, अब एलर्जिक रिएक्शन का मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दे सकता हूँ। समझो आपको मधुमक्खी ने काट लिया तो आपको एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। आपने कई बार कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ टाइप का खाना पसंद नहीं, बैंगन खाए थे तो उनको लाल लाल हो जाती है पूरी उनकी बॉडी, कई बार वैसे भी हो सकता है। कुछ लोग को पोलन ग्रेन से होता है। पोलन ग्रेन अगर कई बार अगर आप नाक में चला जाए तो आपको मतलब छींक आना चालू हो जाती है, स्नीजिंग करना आप चालू कर दो, रुकता ही नहीं है वो आपको, लाइक बिल्कुल नाक लाल हो जाती है। सो आपको एलर्जिक रिएक्शन कभी भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। तो उसमें आपके मास्ट सेल इन्वॉल्व होते हैं। अब ये मास्ट सेल क्या रिलीज करते हैं? मास्ट सेल रिलीज करते हैं जनरली समथिंग नोन एज माय हिस्टामाइन, ये एक रिलीज करते हैं। उसके साथ साथ ये इवन रिलीज करते हैं आपका सेरोटोनिन, और ये इवन रिलीज करते हैं एक और कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं आप एज अ हिपेरिन। तो ये बात याद रखना कि हिपेरिन, सेरोटोनिन और हिस्टामाइन, ये तीन चीजें आपके मास्ट सेल जनरली रिलीज करते हैं। तो जब आपको एलर्जिक रिएक्शन होता है, या समझो आपको मधुमक्खी ने काटा और आपकी पूरी स्किन जो लाल हो जाती है ना, वो लाल हिस्टामाइन की वजह से ही होती है, याद रखना। वो जो पूरी जो आपकी स्किन वहां पे लाल हो रही होती है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द हिस्टामाइन, राइट। या जब भी आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन आता है, आपकी जब स्किन लाल हो जाती है पूरी, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द हिस्टामाइन। बेसिकली क्या करता है हिस्टामाइन वो हम इस लेवल पे नहीं सीखेंगे, वो आप 12th में अलग से आप देखोगे जो कैसे ऑपरेट करता है। बट याद रखना हिस्टामाइन आप रिलीज करता है, ये सेरोटोनिन भी करता है और हिपेरिन भी करता है। दीज आर थ्री थिंग्स रिलीज बाय द मास्ट सेल। फिलहाल मैं इनके रोल्स आपको बता नहीं रहा, राइट, डिटेल में। आप फिलहाल इनके सिर्फ नाम याद रखो कि ये सब चीजें आपके रिलीज करता है आपके यहाँ पे मास्ट सेल्स। तो ये चीज याद रख लेना है, ये एक एडिशनल चीज याद रखना। इसमें आप देख सकते हो, सो मास्ट सेल ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स, तो ये क्या रिलीज करता है वो आप बता सकते हो मुझे यहाँ पे? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, राइट, ऑप्शन बी आपने यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। मैं हिपेरिन को लेके एक चीज आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि आपके ब्लड वेसल में आपको हिपेरिन मिल जाता है। आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, समझो ये आपका ब्लड वेसल है, ये आपका कोई आर्टरी या वेन है। तो याद रखना आर्टरी या वेन में आपका जो ब्लड होता है वो इजीली ट्रेवल करता है, वो आपका जमता नहीं है, राइट। सो ब्लड ऑलवेज ट्रेवल्स इजीली इन द आर्टरी, इन द वेन। तो क्यों ट्रेवल कर पाता है फ्लूइड स्टेट में? बिकॉज ऑफ द हिपेरिन। याद रखना आपके ब्लड वेसल के अंदर हिपेरिन होता है और उस हिपेरिन की वजह से आपका ब्लड जमता नहीं है, वो फ्लूइड स्टेट में रहता है। सो आपका जो ब्लड होता है फ्लूइड स्टेट में, सो ब्लड इज ऑलवेज इन द फ्लूइड स्टेट, योर ब्लड इज इन द फ्लूइड स्टेट ऑलवेज, ब्लड वेसल के अंदर। तो क्यों होता है? दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द हिपेरिन, क्योंकि आपके ब्लड वेसल के अंदर आपको हिपेरिन मिलता है। ये हिपेरिन आपके ब्लड को लिक्विड स्टेट में रखता है। इसलिए कभी आप नोटिस करना, जैसे आपका ब्लड बाहर निकला, आपको कट लगा, ब्लड बाहर निकला, वो जम जाएगा। जैसे आपका ब्लड बाहर निकल के नीचे गिरता है, यू विल फाइंड कि वो जम जाएगा, क्योंकि बाहर बॉडी के बाहर तो हिपेरिन होता नहीं है ना, बट आपके ब्लड वेसल के अंदर आपको हिपेरिन मिलता है और वही ब्लड को आपको फ्लूइड स्टेट में रखता है। तो फिलहाल के लिए आप इतना यहाँ पे याद रख सकते हो। दीज आर द थिंग्स यू कैन अपैरेंटली रिमेंबर ओवर हियर। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास में हमने यहाँ पे क्या क्या देखा। आज की क्लास में हमने हमारा मास्ट सेल यहाँ पे देख लिया, उसके अलावा वी हैव सीन समथिंग अबाउट द न्यूरॉन्स। हमने हमारे ग्लियल सेल देखे, हमने ग्लियल सेल पे काफी फोकस किया और हमने देखा कि ग्लियल सेल यहाँ पे आपका क्या काम करते हैं और उनके टाइप्स यहाँ पे क्या क्या होते हैं। या एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड माइक्रोग्लियल सेल, और उसका फिर हमने यहाँ पे हमारा रोल देखा। ठीक है, उसके साथ साथ वी हैव टॉक्ड अबाउट अवर डेंस इररेगुलर और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर में याद रखना यह टेंडन एंड लिगामेंट आपको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए, और डेंस इररेगुलर के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ स्किन। ये स्किन के अंदर आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा। दोनों के प्लीज डिफरेंसेस आपने याद रखने हैं। हाँ, टेंडन मींस बोन टू मसल अटैचमेंट, बोन टू मसल अटैचमेंट आपका होता है टेंडन के थ्रू। लिगामेंट क्या करता है? बोन टू बोन अटैचमेंट, बोन टू बोन अटैचमेंट आपका होगा यहाँ पे लिगामेंट के थ्रू। सो दीस आर द थिंग्स यू हैव टू नो। ये सब हमने देखा था, याद रखना ये दोनों आपके आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। उसके अलावा वी हैव डिस्कस अबाउट द बोन। बोन के अंदर हमने बोन मैरो देखा था, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो कहाँ पे होता है, क्या काम करते हैं, वो हमने देख लिया था। उसके अलावा ये वाली पिक्चर याद रखना, बोन के अंदर यू विल गेट टू हैव अ हार्वेशन कैनाल। अगर आप बोन को कट करके ऑब्जर्व करते हो, आपको हार्वेशन कैनाल उसके अंदर दिख जाएगी, और ये हार्वेशन कैनाल का काम होता है कि इसके थ्रू आप ब्लड सप्लाई करते हो बोन्स के अंदर। सो ब्लड वेसल्स रीच अप टू द बोन यूजिंग द हार्वेशन कैनाल।
और याद रखना 2 ब्लड कैपिलरी और 1 नर्व आपकी ट्रेवल करके पहुंचती है बोन्स तक वाया हार्वेशन कैनाल। तो ये बात याद रखना। बाकी लेक्यूने और उसमें जो बोन के सेल्स होते हैं ये तो हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स वी हैव डन। तो इतनी चीजें जो हमने आज के क्लास में की है एनसीईआरटी में जाके देख लेना। बेसिकली आपका टिश्यू वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके ऊपर बस अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आपको इसके ऊपर अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करनी है। अब अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग हमारा कोई ना कोई एनिमल मॉडल स्टार्ट करेंगे। सो विल स्टार्ट विद एनिमल मॉडल, ठीक है। तो टिश्यू वाला पार्ट हम यहाँ पे देख चुके हैं। हाँ, अगली क्लास में हम थोड़े से और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ताकि टिश्यू वाले पार्ट के अंदर आपका ग्रिप और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो जाए, ठीक है। तो क्या जो आज की क्लास में हमने कराया क्या आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर समझ आ रहा है तो अच्छी बात है। और जिनका नया क्लास है जो काफी दिनों बाद क्लास लगा रहे हैं एक बार फिर इसको आराम से आप देख सकते हो बाद में। आई होप आपको भी समझ आ गया होगा जो भी आज हमने क्लास में किया है। एंड कोई कंफ्यूजन रहेगा तो प्लीज पुराना लेक्चर भी आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। वो देखने के बावजूद भी अगर आपको समझ नहीं आए देन यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, यू कैन प्लीज रीच आउट टू मी सो वी कैन फिक्स दैट थिंग। आपके लिए अलग सा एक सेशन निकाल के हम उसे समझा पाएंगे, फिर समझा देंगे, ठीक है। सो या दैट्स इट। सो नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आप अपने क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन